इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैंने आपको एसएससी सीपीओ 2025 के वो क्वेश्चन करवाए थे जिन्होंने स्टूडेंट्स के माइंड में हेडेक क्रिएट किया था। और आज की इस क्लास के अंदर मैं 20 आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में आए थे। और बिल्कुल इन क्वेश्चन के अंदर ना कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने को मिले। हाँ, विश्वास कीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक आध क्वेश्चन तो देखकर आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि एग्जाम में इस लेवल का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिएगा बच्चों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए ऐसा ही है। मैं कहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना वो किस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों बाइनरी कोडिंग सिस्टम की। देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि कोई एक नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम के अंदर ना केवल दो ही नोटेशन है। वो दो नोटेशन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसमें एक नोटेशन आपकी बनती है डेल्टा और दूसरी नोटेशन आपकी बनती है क्या, बीटा। क्लियर है पॉइंट। यहां पर कहा गया है कि मान लीजिएगा एक नंबर है 0, तो 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, बीटा से। और जैसे ही नंबर की सीक्वेंस आगे बढ़ेगी तो जैसे यहां पर हमें दिखाया गया है कि ये आपका ना रिप्रेजेंटेशन इस मैनर में चलेगी कि 2 को रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका इससे, 3 को रिप्रेजेंट किया जाएगा इससे, 4 को रिप्रेजेंट किया जाएगा इससे और 5 को रिप्रेजेंट किया जाएगा इससे। तो आपको बताना है कि 81 को उस नंबर सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बेसिक बात सुनना। बाइनरी देखिएगा, एक होता है बाइनरी कोडिंग सिस्टम, एक होता है टर्सरी कोडिंग सिस्टम। बाइनरी कोडिंग सिस्टम में 2 सिंबल का यूज होता है और टर्सरी कोडिंग सिस्टम में 3 सिंबल का यूज होता है। यहां पर 2 ही सिंबल का यूज हुआ है तो ये बाइनरी कोडिंग सिस्टम है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे यहां पर आपका एक 5 है, नंबर 5 का हम पता लगाएंगे बच्चों। 5 को आप सबसे पहले क्या है 2 से डिवाइड करें, यानी 5 को 2 से भाग दे। तो आप क्या कहेंगे, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 2 × 2 4 होता है। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है पॉइंट। यानी 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी भागफल 2 आएगा जो यहां पर लिखा जाएगा और शेषफल यहां पर लिखा जाएगा। फिर मैं दोबारा अब इस 2 को दोबारा 2 से भाग दूंगा। 2 एकम कितना होता है, 2, ठीक है ना। भागफल 1 आ गया तो शेषफल कितना बचेगा आपका, तो आप कहेंगे 0। अब जैसे ही यहां पर कोई नंबर 1 या 0 आता है तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस नंबर को आप अब इस सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। यहां पर ये देखो, यहां से नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया आपका 0 आया और फिर क्या आया आपका 1 आया। अब हमारे कोडिंग सिस्टम में यहां पर क्या कहा गया है कि 1 जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है, 1 को क्या रिप्रेजेंट करता है, बीटा, और 0 को रिप्रेजेंट करता है आपका डेल्टा और 1 को रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, बीटा। तो इसलिए जो आपका 5 का कोड है ना वो आपका ये बन गया। तो ये होता है बच्चों बाइनरी कोडिंग सिस्टम। बाइनरी कोडिंग सिस्टम में हम 2 से डिवाइड करते हैं, टर्सरी में 3 से, इस प्रकार होता है। अब जैसे 81 का पता लगाना है तो आपको करना क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं। जैसे आपके सामने संख्या दी गई है 81, यानी कि 81 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वेश्चनेंट है यानी जो आपका भागफल है वो कितना आएगा, 40 आएगा, क्योंकि ये 40 बार कट रहा है। और शेषफल 1 आपने यहां पर रख दिया। अब फिर इसको दोबारा 2 से भाग दो, ठीक है। 20 दूनी कितना होता है, 40, यानी शेषफल आपका कितना बचा, 0 बचा। अब 20 को 2 से फिर भाग दो तो 2 गुना में 10 होता है 20, यानी शेषफल फिर 0 बचा। फिर दोबारा 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, यानी शेषफल फिर दोबारा आपका 0 बचा। अब फिर उसके बाद क्या कहेंगे, 2 दूनी 4, यानी शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब दोबारा 2 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब आप क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हुए इन नंबर्स को ना ऐसे कैसे लिख लो सीक्वेंस में। पहले 1 आया, फिर आपका 0 आया, फिर आपका 1 आया, फिर आपका 0 आया, फिर आपका 0 आया, फिर आपका 0 आया और फिर आपका क्या आया, 1 आया। अब इसका कोड क्या बनेगा, तो बच्चों यहां पर 1 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से, तो बीटा लिखूंगा। और 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से, 1 को फिर रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, बीटा से। और फिर 3 0 हैं तो इनकी जगह पर, तीनों की जगह पर क्या आएगा आपका डेल्टा, यानी आप इसको ट्रायंगल भी कह सकते हैं स्मॉल में। और ये आपका क्या आ गया बच्चों, बीटा आ गया, ठीक है ना। तो यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगले अच्छा लेवल का जो क्वेश्चन आया था बच्चों एसएससी एग्जाम के अंदर ना, एक ना आपका कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिला। अब ये भी क्वेश्चन मैं क्यों
कहूंगा खतरनाक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में स्टूडेंट्स ने जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, या कहीं ना कहीं लॉजिक जो है ना आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक रैंडम कंसेप्ट यानी इलॉजिकल पैटर्न क्या है, यूज हुआ है। जैसे यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां पर क्या किया गया है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर कहा गया कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास एक वर्ड दिया है फैंटम, और फैंटम का जो कोड दिया गया है, वो कोड आपको क्या दिया गया है, वो दिया गया है KLSQZLN। अब इसी कोडिंग लैंग्वेज में आपको बताना है कि स्पेक्टर का कोड क्या होगा। अब इसका कोड आपको बताना था। अब बच्चों कंसेप्ट है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसके अंदर ना बड़ा ही इलॉजिकल पैटर्न है। इलॉजिकल पैटर्न कैसे है, यहां पर जो फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर है उसकी जगह पर तो क्या लिखा गया है, अपोजिट लेटर लिखा गया है। जैसे P का अपोजिट लेटर क्या होता है, K, और M का अपोजिट लेटर होता है N, ठीक है ना, कमला पसंद और मनोरंजन या मैन के नाम से भी। अब S का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप कहेंगे हरिशंकर यानी कि H होगा, और R का अपोजिट लेटर क्या होगा, इंडियन रेलवे यानी कि I होगा। तो यानी जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है उसका तो क्या लिखा गया है, अपोजिट लेटर। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो H और I जो है ना वो आपका ना फर्स्ट और लास्ट में, डी ऑप्शन में नहीं दिया। अब बच्चों बाकी क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, ध्यान दो। पोजिशनल वैल्यू के आधार पर यदि आप देखें, H कितना होता है 8 और L होता है 12, यानी कितने का इंक्रीमेंट है, 4 का। A होता है 1, S होता है 19, यानी 18 बड़ा है, तो यानी कम कितना हुआ है, 8 कम हुआ है। N 14, Q 17, यहां पर क्या है बच्चों, 3 बड़ा है। T 20, Z 26, यहां पर कितने का इंक्रीमेंट, 6 का इंक्रीमेंट। O 15, L 12, यहां पर कितना कम हुआ है, 3 कम हुआ है। अब कई बार आपके माइंड में आएगा सर ऐसा ही थोड़ा होगा, कुछ और लॉजिक होगा। हां बच्चों ऐसा ही है, बिल्कुल इलॉजिकल, क्योंकि एग्जाम में हम क्या सोचते हैं कि लॉजिक के अंदर ना एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, पर एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाकर क्या है, इलॉजिकल पैटर्न दे रहा है। यानी यहां पर आपको क्या करना होगा, इसके अंदर +4, फिर आपका -8, फिर आपका +3, फिर +6 होगा, और फिर -3 होगा। P होता है 16, 16 और 4 20, यानी लेटर क्या आएगा, T आएगा। E होता है 5, 5 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 3, माइनस के 3 में 26 जोड़ेंगे 23, यानी कि W आएगा। C 3, 3 और 3 6, यानी कि F आएगा। T 20, 20 और 6 26, यानी कि Z आएगा। O 15, 15 में से 3 घटाया 12, यानी कि आपका क्या आएगा, L आएगा। अब ये आपका किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी के साथ, तो क्वेश्चन का राइट आंसर बना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब बच्चों देखो ना, एसएससी के जो एग्जाम हुए हैं ना, जो उसके अंदर ना यदि मैं कहूं सीजीएल एग्जाम की बात करूं या सीएचएसएल एग्जाम की बात करूं या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम, उन एग्जाम के अंदर ना वर्ड सीरीज के बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसा ही वर्ड सीरीज का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और ये बच्चों क्वेश्चन जो है ना बड़े ही अच्छे लेवल का, क्योंकि इसके अंदर आपकी ना केवल क्रिटिकल थिंकिंग चेक होगी, आपकी सोशल नॉलेज क्या है या फिर आपकी वोकैब कितनी स्ट्रॉन्ग है ये भी चेक होती है। यहां पर आपको ना एक वर्ड्स की सीरीज दी गई है और एक लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर आपको बताना है कि रेजोल्यूशन के बाद अगला वर्ड क्या आएगा। देखो बच्चों इसको ना आपको क्या है ना थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ से ना रिलेट करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी होगी। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ना एक लॉजिक बताता हूं। आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज क्या हैं हमारी, ये दोनों कंट्रीज क्या हैं, एक साथ आजाद हुई थी। इंडिया हमारी कंट्री है जो 1947 में आजाद हुई थी, और उसी समय पर पाकिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो भी 1947 में आजाद हुई थी। पर क्या है बच्चों, जब से ये दोनों कंट्रीज जो है ना आजाद हुई हैं, तब से दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है, क्योस क्रिएट है, यानी कहीं ना कहीं अराजकता क्या है, फैली हुई है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसी के कारण क्या है, दोनों कंट्रीज के बीच भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, यानी संघर्ष जो है ना वो जारी रहता है। अब एक बात बताओ, कभी भी इन दोनों कंट्रियों के बीच में कुछ खास अच्छे तरीके से क्या है, नेगोशिएशन नहीं हुई, यानी कोई बातचीत नहीं हुई। अब कोई अच्छे तरीके से नेगोशिएशन नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, तो इसलिए कभी भी इन दोनों के मसलों में क्या है, कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला, यानी कि कोई समाधान नहीं मिला। अब जब रिजोल्यूशन ही नहीं मिला तो एक बार बताओ हार्मोनी कहां से आएगी, यानी दोनों देशों के बीच शांति कहां से आएगी। तो सीधा सीधा जो बच्चों मतलब हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के बेस के ऊपर आधारित है क्वेश्चन के अलग अलग, यानी इसके अंदर आपकी सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, और या मैं कहूं बच्चों वर्ड सीरीज, वर्ड से रिलेटेड वोकैब, हर चीज की क्या है नॉलेज एग्जामिनर क्या है चेक कर रहा है, और ऐसे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन बच्चों ना कुछ खास नहीं है, इसके अंदर ना बस रीडिंग स्किल का सारा सा खेल है, यानी आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया तो आसानी से आप क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यहां पर क्या कहा गया है
कि इफ ईच लेटर इज मिरर्ड यूजिंग अल्फाबेटिकल सिमेट्री, यदि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला समरूपता का उपयोग करके प्रतिबिंबित किया जाए, यानी ए को जेड लिखा है, बी को वाई लिखा है, तो सीधा सीधा है, यानी अपोजिट लेटर लिखे हैं। हम जानते हैं, इतनी कोडिंग डिकोडिंग हमें आती है। फिर क्या कहा, व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ द सिक्स्थ वर्ड आफ्टर मिररिंग, ठीक है ना। तो प्रतिबिंबित करने के बाद छठे शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। अब देखो पहली तो बात बच्चों, ये हमें सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का ये पहला वर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, तो यानी छठे वर्ड की बात है। और छठे वर्ड में कौन से लेटर की बात है, ए की। तो अब ए को क्या लिखा जाएगा, मिररिंग करने के बाद, तो ए का अपोजिट लेटर हम लिखेंगे, वो क्या होता है आपका, जेड होता है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। यानी बच्चों देखो, कुल मिलाकर मैं कहूं, जिस बच्चे की रीडिंग स्किल मजबूत है, तो रीडिंग स्किल से रिलेटेड एग्जाम में एसएससी 2025 के सीजीएल एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी जिस बच्चे की रीडिंग स्किल मजबूत होगी ना कहीं उसके अंदर स्टेटमेंट को पढ़ने की क्षमता होगी और उसको कहीं ना कहीं समझने की क्षमता होगी, तो वो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आए हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन अपने आप में ही क्या है बच्चों, वही रीडिंग स्किल्स की बात आ जाती है, यानी केवल पढ़ने की क्षमता चाहिए बच्चों और क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, मुश्किल कुछ नहीं है। लीनियर अरेंजमेंट का देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पर रीडिंग स्किल कमजोर होगी ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। यहां पर क्या कहा गया है, ए इज फेसिंग नॉर्थ, ए उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, यानी एक पर्सन है ए और उसका फेस जो है वो कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। फिर कहा बी इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है ना ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यानी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर यहां पर कौन बैठा है, बी बैठा है। अब कहा हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है। अब इसका कोई नाम तो नहीं दिया कि बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, उसका हमें पता तो नहीं है, पर अब हमें ऑप्शंस के आधार पर इसका आंसर पता लगाना होगा। पहला क्या कह रहा है, द पर्सन सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के ठीक दाईं ओर बैठा व्यक्ति, ये बिल्कुल बात ठीक है। जो व्यक्ति ए के एकदम राइट में बैठा है वो बी के कहां पर बैठा है, एकदम लेफ्ट में, तो यानी ऑप्शन ए से ही हमारा काम हो गया, यही क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब ये भी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन बिना वर्ड एनालॉजी का ऐसा खतरनाक क्वेश्चन है, मैं कहूं जिस बच्चे ने थोड़ा सा ध्यान से यानी क्वेश्चन को इज्जत नहीं दी, उसके ऊपर प्रॉपर टाइम एनालाइज नहीं की, तो यानी कहीं ना कहीं वो इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत करेगा। मेकोंग का रिलेशन है तिब्बत के साथ, अमेजोन का किसके साथ होगा। अब कई बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर कोलंबिया भी लगा देंगे, इक्वाडोर भी लगा देंगे, या हो सकता है पेरू लगा दें या चिली लगा दें। अब बच्चों इसके अंदर है क्या, आप कहेंगे सर जो मेकोंग रिवर है ना वो अलग अलग कंट्रीज से क्या है, फ्लो करते हुए जाती है, जैसे उसमें चाइना भी आ गया आपका, और शायद थाईलैंड से भी होके गुजरती है, ये वियतनाम से भी होके गुजरती है ये नदी जो है। और अमेजोन रिवर जो है ना वो देखा जाए तो इक्वाडोर से भी होके गुजरती है, कोलंबिया से भी होके गुजरती है, पेरू से भी होके गुजरती है, चिली का मुझे कंफर्म नहीं है, जनरल नॉलेज मेरी भी थोड़ी वीक है। पर बच्चों ये क्वेश्चन उस चीज से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन के पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या है कि जो मेकोंग रिवर है वो आपकी ओरिजिनेट कहां से होती है, यानी जो मेकोंग नदी है वो कहां से उत्पन्न होती है, कहां से चलना स्टार्ट करती है, तो वो तिब्बत के जो प्लेटू हैं वहां से निकलती है ये, तो यानी इसका ओरिजिनेट्स का रिलेशन बन गया। अब अमेजन रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो पेरू के अंदर जो आपके माउंटेन्स हैं, तो इसका इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। यानी कई बच्चे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में क्या गलती कर सकते थे कि मेकोंग रिवर तिब्बत से होकर गुजरती है तो अमेजोन, इक्वाडोर, कोलंबिया, या आप कुछ गलत लगा सकते थे, तो यह गलती हो सकती है। पर इसके पीछे का जो प्रॉपर रीजन था वो क्या था, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनली ओरिजिनेट्स, ये आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, वही रीडिंग स्किल की बात है। यहां पर एक टेक्नोलॉजी वर्ड दिया गया है, ठीक है ना, फिर आपको ना सीधा सीधा स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है काउंट कॉन्सोनेंट्स बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ लेटर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी शब्द के दूसरे और सातवें अक्षर के बीच व्यंजनों की गणना करें। तो देखो टेक्नोलॉजी वर्ड के अंदर जो सेकंड लेटर है वो आपका ये है, और जो सेवंथ लेटर है वो आपका क्या है, एल है। इनके बीच कितने कॉन्सोनेंट है, तो आप कहेंगे 1 2 3, ये तो आपका क्या है, स्वर है यानी कि वॉवल है, तो कितने कॉन्सोनेंट हैं, 3 है ना बच्चों। रीडिंग स्किल का ही क्वेश्चन में कुछ लॉजिक तो नहीं आइडेंटिफाई करना था, बस क्या था बच्चों कि पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन काफी आए हैं। अगला क्वेश्चन लॉजिकली थोड़ा अच्छा है, यहां पर क्या कहा गया है, चूज द ग्रुप इन विच ऑल नंबर्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी।
उस समूह का चयन करें जिसमें सभी संख्याएं एक ही श्रेणी से संबंधित है। ये फाइंड द ऑड वन आउट का क्वेश्चन नहीं है बच्चों कि इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। ये एक्चुअल में यहां पर आपको सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहां पर जो नंबर्स दिए गए ना, उनमें से उस नंबर्स के ग्रुप का आइडेंटिफाई करें जो केवल एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर देखो, क्वेश्चन का कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ने का अंदाज होना चाहिए था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चारों नंबर दिए गए ना, इन चारों नंबर के अंदर एक सिमिलरिटी है। क्या? 2, 4, 6, 8 चारों के चारों क्या हैं? इवन नंबर हैं। यानी ये चारों संख्याएं क्या हैं? आपकी सम संख्याएं हैं। बाकी चारों में आप देखोगे तो बाकी जो 3 ग्रुप है उनमें हर ग्रुप के अंदर नंबर्स के बीच आपको कोई प्रॉपर सिमिलरिटी चारों नंबर के बीच नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन सी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बच्चों, अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले एपिसोड में भी करवाया था और वहां पर भी बताया था कि किस टाइप से अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में भी आया है। यहां पर आपको बताना चारों में डिफरेंट कौन सा होगा। तो आप यहां पर कहेंगे जेड से पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स आता है, डब्ल्यू से पहले वी, वी से पहले यू आता है, टी से पहले एस, एस से पहले आर, क्यू से पहले पी और पी से पहले ओ। अब देखा जाए यदि सिंबल, आप पहले ऑप्शन में देखेंगे तीनों सिंबल्स क्या हैं? डिफरेंट है। तीनों प्रतीक चिन्ह क्या हैं? अलग अलग है। ठीक है ना? ऑप्शन सी में भी ऐसा ही है और ऑप्शन डी में भी ऐसा ही है। अब बात आती है नंबर्स में। देखो, जेड की अपोजिट पोजिशनल वैल्यू, यानी किसी भी लेटर का विपरीत स्थानीय मान की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या होता है? जेड का अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या होता है? 1, वाई का 2 होता है, एक्स का 3 होता है, डब्ल्यू का 4, वी का 5, यू का 6, टी का 7, एस का 8, आर का 9, क्यू का 10, पी का कितना होता है? तो पी का 9 नहीं होता, पी का कितना होता है बच्चों? 11, क्योंकि पी का एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू है 16 और 16 का अपोजिट क्या कहेंगे हम? 11। ठीक है ना? 27 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओ 15 होता है, तो ओ का पोजिशनल वैल्यू, रिवर्स पोजिशनल वैल्यू कितना होता है? 12 होता है। तो इसलिए यानी इन तीनों में आपका सिमिलरिटी बन गया, तो डिफरेंट आपका क्या बना? ऑप्शन डी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो नंबर सीरीज का है ना, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों। देखते ही एक बार तो मैं कहूं आपका ना कहीं माइंड जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में, और एक बार मन ये भी करेगा अरे छोड़ो इस क्वेश्चन को यार, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर प्यारे बच्चे, जिस बच्चे की फाउंडेशन मजबूत है और जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। आपको ये देखना है कि 120 से 96 कैसे हुआ है। तो यहां पर यानी कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, डिफरेंस का कंसेप्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट में वैल्यू जाती जा रही है। तो यहां पर मैंने क्या एनालाइज किया कि 96 डिवाइडेड बाय 120 का मैं रेशो निकालता हूं, तो रेशो क्या निकलता है? 24 जा 4 कितना होता है? 96, और 24 5 जा कितना होता है? 120, यानी 24 गुना में 4 96 होता है, 24 गुना में 5 120 होता है। यानी यदि यहां पर सीधा सीधा यदि लॉजिक दिया देखा जाए तो बच्चों लॉजिक है क्या? यानी मैं कहूं कि 120 को 4/5 से गुना किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप यहां पर सीधा सीधा पता क्या कहेंगे बच्चों? 96 आएगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। अब 96 को दोबारा से 4/5 से गुना करके देखिएगा, तब आपका क्या बनेगा? तो आप क्या कहेंगे? सर 96 को 4 से गुना करें तो ये कितना आ जाएगा? 192 का 2 गुना कितना हो गया आपका? 384 हो गया। 384 को 4 से भाग दें तो फिर क्या कहेंगे? 4 निमा 36, ठीक है ना? सॉरी 5 से भाग देंगे हम। किससे भाग देंगे? 5 से। नीचे तो 5 है ना, तो आप क्या कहेंगे? 5 से 35 बचा 3, 5 छिका 30 बचा 4, तो ये आ गया 76.8। फिर 76.8 को दोबारा 4/5 से गुना करके देखें तो आपके मन में क्या आएगा? तो यानी आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं बच्चों? यानी ये फंडा हुआ क्या? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 410/4/5। मैं आपको प्रॉपर्ली सोल्व करके ही दिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना? ये 2 दूनी और ये 5 हो गया। अब 768 का 2 गुना कितना होगा? तो 1520 एक हो गया 1536, और 1536 को 5 गुना में 5 25 से गुना करिएगा, कितना आएगा आपका? तो मैं देखूंगा यहां पर 25 का कितना होता है? 150 बचा 3, 36 25 से कम 1 25 हो गया, बचा कितना? 11। तो फिर एक यानी 0 लेंगे, ये आपका क्या आएगा? 44 आएगा, ये बिल्कुल। तो यानी अब सीधा सीधा रिजल्ट क्या है? 61.44 को 4/5 से क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। ये तो मैं एक एक स्टेप्स आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, पर एग्जाम के अंदर एक्चुअल में इसका लॉजिक जो है ना वो बड़ा ही टफ था। ये मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप उस चीज को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। इसके अंदर कुछ नहीं किया गया है बच्चों, ये चीज की गई है क्या?
यानी आप कहें डिवाइड किससे किया गया है, तो आप इसको कह सकते हैं कि 0.8 से मल्टीप्लाई किया गया है। डिवाइड छोड़िएगा, डिवाइड 1.25 से किया गया है और मल्टीप्लाई किया गया है 0.8 से। किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 0.8 से। सीधा कंसेप्ट आपका ये है। क्लियर है? या आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आप इसको कितना लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 6144 बटे में 100 और गुना में आपने 4/5 कह दिया, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा? 4, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 6144 को सीधा सीधा 25 गुना में 5, 125 से भाग दे दीजिएगा, तो आप कहेंगे 125 गुना में 4 कितना होता है? तो आप कहेंगे 500 होता है, ठीक है ना बच्चों। बचा 4, 1, 1 और 4। 125 गुना में 9 कितना होता है? तो 125 गुना में 9 आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 1125। कितना हो जाएगा? 1125। क्लियर है पॉइंट बच्चों, ठीक है ना। तो अब यहां पर 49.1 एक ही जगह आ रहा है, तो राइट आंसर भी आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। तो बच्चों एक्चुअल में कई बार देखो मैंने ना इसको लॉजिक को आइडेंटिफाई कैसे किया कि इन दोनों टर्म्स को पहले क्या है इनका रेशियो लेके दिखा, तो उससे आइडिया मुझे मिल गया कि मल्टीप्लिकेशन किससे चल रही है। बाकी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में केवल समय इसलिए लगा है क्योंकि मैंने हर स्टेप को क्या है समझाने की आपको कोशिश की है। पर एग्जाम के अंदर आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन दे रहा है। तो आने वाले एग्जाम के अंदर यदि आप सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो ये केवल आपकी गलत फहमी होगी, तो आपको रीजनिंग को कहीं ना कहीं सीरियस लेने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक है। अब इसका कोड आपको ये दिया गया, तो इसका कोड आपको आइडेंटिफाई करना है। एनालॉजी का है, पर ये अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी होगी क्योंकि इसके अंदर नंबर भी यूज हो रहे हैं। यहां पर क्या किया गया है, तो यहां पर देखिएगा बी से अगला लेटर क्या होता है, तो आप कहेंगे सी होता है, और टी से अगला लेटर क्या होता है, तो वो आपका यू होता है। O का पोजिशनल वैल्यू 15 होता है और A का 1 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 16। अब 16 से 40 कैसे हुआ है, तो बच्चों उसका कंसेप्ट तो डबल हो सकता है। आप कह सकते हैं सर 2.5 गुना ले लिया। कितने गुना ले लिया? 2.5 गुना। तो वो तो हमें करके देखना होगा ना, 2.5 गुना लिया है या कितना लिया है। आप एक तो कह सकते हैं कि या तो इसके अंदर 24 जोड़ा गया है या 16 को कितने से गुना किया गया है? 2.5 से गुना किया गया, तब जाकर 40 आया है। अब इसका आंसर निकालेंगे वो तो जब पता लगेगा ना। तो जे से अगला लेटर तो आपका के होता है, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि जे से जो नेक्स्ट लेटर है वो आपका क्या होता है? के होता है। और पी से अगला लेटर आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे क्यू। अब वैसे देखा जाए तो आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लॉजिक आपका यहां से भी आ चुका था। पर आपने यहां पर बच्चों पता क्या बात है, पर्टिकुलर क्वेश्चन को टिक करके आगे नहीं बढ़ रहे। एक्चुअल में लॉजिक भी आप जानना चाहते हैं एग्जाम से पहले कि किस लॉजिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां तो आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल गया जिसके अंदर के और क्यू से क्वेश्चन सोल्व आ रहा है, पर एग्जाम में ऐसा होगा ये जरूरी थोड़ा ही है। तो यहां पर देखेंगे 21 और M 13 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया आपका? 34। तो यहां पर मैं कहूंगा 34 में 24 ऐड करता हूं तो 58 आता है। यानी लॉजिक क्या था? पोजिशनल वैल्यू कसम लेकर बीच के दो लेटर्स की उसमें 24 ऐड किया है, ये वाला लॉजिक आपका नहीं था। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, अब बच्चों देखो ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। यहां पर कहा गया है कि 10 व्यक्ति हैं जो 2 अलग अलग रोज में बैठे हैं, ठीक है ना, और वो इस प्रकार बैठे हैं कि एक दूसरे के आमने सामने। ये इस प्रकार बच्चों 5-5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ये आपकी कह दी गई है कि ये आपकी क्या है? पहली लाइन है, और ये आपकी फर्स्ट लाइन है। और इस लाइन में कौन बैठे हैं? ए से लेकर ई तक व्यक्ति बैठे हैं। और ये आपकी दूसरी लाइन है जिसमें क्या है? एम से लेकर क्यू तक व्यक्ति बैठे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों? अब उस चीज पर आए। क्वेश्चन ने पहली बात आपको क्या कहा? डी इज अपोजिट टू एम। डी जो है ना एम के सामने बैठा है, यानी डी किसके सामने बैठा है? एम के सामने बैठा है। डी एम के विपरीत है। फिर कहा M is at the one of the extreme ends of line 2, यानी जो दूसरी लाइन है ना उसके एक्सट्रीम एंड पर M है। यानी बच्चों पॉसिबिलिटी क्या है? M या तो आपका यहां पर होगा या M आपका यहां पर होगा। इस पंक्ति के 2 किनारे हैं तो इन दोनों किनारों में से किसी एक पर कौन होगा? M होगा। O is at the center position of the line 2। O जो है ना सेंटर पोजिशन पर है लाइन 2 के। अब O जो है ना सेंटर पोजिशन पर, यानी O यहां पर आएगा। अब क्या कहा? Who is second to the right of M in line 2? दूसरी पंक्ति में M के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? प्यारे बच्चों यदि M यहां पर होता तो उसके सेकंड राइट में कोई होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये बात भी कंफर्म होगी कि M आपका यहां नहीं होगा, M जो है वो आपका यहां पर होगा। अब M के सेकंड राइट में कौन बैठा है? आपका O बैठा है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन ए। अब ये देखा आपका बच्चों लीनियर अरेंजमेंट का कैसा क्वेश्चन आया।
इस क्वेश्चन में केवल एग्जामिनर ने आपको ना बस स्टेटमेंट पढ़ने को मजबूर किया है। इस क्वेश्चन के पीछे कोई था ही नहीं, ना पूरी अरेंजमेंट बनाने की बात हुई, ना ही उसने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। बस उसको यह पता है कि बच्चों के माइंड से खेलना, कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एकदम सीटिंग अरेंजमेंट या पजल का क्वेश्चन देखकर घबरा जाएंगे, पढ़ना उन्होंने है नहीं, ठीक है ना, तो ऐसा ही डाल दो। तो ऐसा ही क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन में कोई लॉजिक थोड़ा ही था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही खास क्वेश्चन है एनालॉजी का। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों कहूंगा, जिस बच्चे के कंसेप्ट मजबूत होंगे ना, वो इस क्वेश्चन को चंद सेकंड में सोल्व कर देगा। पर जिस बच्चे के कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, कंसेप्ट पे वो फोकस नहीं करता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में उसको एग्जाम में प्रॉब्लम 100% आएगी। यहां पर क्या कहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग नंबर्स, निम्नलिखित संख्याओं से मिलते जुलते विकल्प का चयन करें। अब आपको सबसे पहले तो यह आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों नंबर में क्या सिमिलरिटी है। तो बच्चों मैं बता देता हूं, ये चारों के चारों क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। A prime number is that number which is divisible by itself or by 1। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो स्वयं से भाग होती है या एक से भाग होती है। अब यहां पर आपको देखना है इन चारों में से प्राइम नंबर कौन सा है। ये तो आपका 3 से कट रहा है, क्योंकि इनके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये भी 7 और 4 11 और 1 12, ये भी 3 से कट रहा है, ये आपका इवन नंबर हो गया, तो ये 2 से ही कट रहा है, तो सीधा सीधा आपका प्राइम नंबर क्या बचा, 103 बचा बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगले भी बच्चों वही रीडिंग स्किल की बात। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों की कुल संख्या क्या है। अब इटली ये आई से स्टार्ट है, वॉवल से स्टार्ट है, इज वॉवल से स्टार्ट है, ए भी वॉवल से स्टार्ट है, तो पहला वर्ड तो हो गया ब्यूटीफुल, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बी से। विलेज, ये भी वी भी आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये दूसरा वर्ड ये हो गया। एंड ये वॉवल से स्टार्ट है। चाइना सी से स्टार्ट है, तो ये भी आपका बन गया। इज ए, ये दोनों वॉवल से स्टार्ट है। बिग बी कॉन्सोनेंट है, तो चौथा वर्ड ये बन गया। बिल्डिंग बी, पांचवा वर्ड आपका ये बन गया। तो ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये देखो मैंने पता है क्यों इंक्लूड किया है, मैंने ये इंक्लूड किया कि कई बार ऐसा क्वेश्चन ना मैंने पहले भी बच्चों को करवाया है कि ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार एग्जाम के अंदर ना आपको ना चंद सेकंड के अंदर क्या है सोल्व कर देना चाहिए। क्वेश्चन रैंकिंग का है, यहां पर कहा है कि अमित का जो रैंक है ना वो लेफ्ट से कितना दिया है, 12th दिया है, और वहीं पर सुनील का जो रैंक है वो राइट से कितना दिया है, 15th दिया है। फिर कहा इन दोनों ने जब आपस में अपनी पोजीशन बदल ली तो ऐसा करने से अमित का जो पोजीशन है ना वो लेफ्ट से कितना हो गया, 17th हो गया। इसका मैंने आपको एक शानदार लॉजिक बताया बच्चों। जब दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है, तो इंटरचेंज होने के बाद अमित जो है ना वो किसकी पोजीशन पर गया है, तो वो सुनील की पोजीशन पर गया है। यानी अब हमें अमित का रैंक राइट से भी पता है और अमित का रैंक लेफ्ट से भी पता है। जब किसी पर्सन का दोनों तरफ से रैंक पता हो तो हम क्या करते हैं, दोनों रैंकों को आपस में ऐड करते हैं और -1 करते हैं और टोटल स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, जैसे यहां पता लगा लिया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, अगला नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, पर बच्चों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो ना रॉन्ग नंबर सीरीज का है। यानी यहां पर आपको नंबर्स की जो सीरीज दी गई है ना, इसमें क्या है, एक रॉन्ग नंबर है, यानी ये गलत संख्या है। वही गलत संख्या आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब बच्चों देखो मैंने आपको एक चीज बात बताई है, जब नंबर सीरीज के अंदर नंबर एकदम से बड़े हो रहे हो तो उसमें मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट होता है। यानी लास्ट के 2 नंबर को कंपेयर करें कि मैं 51 को कितनी से गुना करूं कि 210 के नजदीक पहुंच जाऊं, तो आप कहेंगे 4 से गुना कर दो, 204 यानी नजदीक पहुंच के हैं। तो इससे पहले वाला मल्टीप्लाई कितने से किया होगा, 3 से, और उससे पहले वाला मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, और उससे पहले वाला मल्टीप्लाई किया होगा 1 से। अब सीक्वेंस पता लगाते हैं हम। 6 गुना में 1 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। यानी पहला लॉजिक तो ये था। 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है, तो 16 होता है। 16 तीय 48 और 48 और 3 कितना होता है, 51। तो बच्चों एक बात देखो, हर बार मल्टीपल फैक्टर बढ़ रहा है। 1 2 3 तो यहां 4 आ गया। एडिशन फैक्टर भी बढ़ रहा है, 1 2 3 तो यहां भी 4 आएगा। 51 गुना में 4 कितना होता है, 204, और 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208 आएगा। यानी यहां 210 नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 208। तो यानी इसके अंदर जो गलत नंबर है, यानी गलत संख्या, वो कौन सी है, 210 है, उसकी जगह पर 208 होना चाहिए था। अगला बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी एनालॉजी का कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में आसान है पर बच्चों नए टाइप का है, इसलिए तो थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। यहां पर a इंटू ई को लिखा है 1 इंटू 5, तो d इंटू के को क्या लिखा जाएगा। आप जानते हैं a का पोजिशनल वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और e का पोजिशनल वैल्यू
5 होता है। तो डी का पोजिशनल वैल्यू होता है 4 और के का पोजिशनल वैल्यू होता है 11, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर देखो बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन के भी काफी क्वेश्चन आए हैं। यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है? कैमरा। अब फिर क्या कहा गया है कि कैमरा वर्ड के अंदर जो आपका फर्स्ट लेटर है यानी कि सी है, और जो आपका सेकंड लेटर यानी ए, और जो आपका थर्ड लेटर यानी एम, और जो आपका फोर्थ लेटर है ई, इन चारों से मिलकर ना आपको यह बताना है कितनी मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। और याद रखना है क्या, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, ठीक है ना। आपको बताना है कितने सार्थक शब्द बनने हैं, और याद रखना है जो भी वर्ड बनेगा वो 4 लेटर का ही होगा, और ये चारों के चारों लेटर उसमें यूज होने चाहिए, और कोई भी लेटर आपका रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो यहां से बच्चों आपने कहा सर एक का तो सीधा सीधा पता लग गया, क्या? CAME, ये भी आपका मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है ना। अब दूसरा मीनिंगफुल वर्ड इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, मेस, MACE, जो जैसे वेपन होता है, गदा जैसे होती है, ठीक है ना। अब इसका एक और मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है ना, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो क्या बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, पर ये वाला कमेंट करके मुझे आप बताएंगे कि तीसरा वर्ड क्या बनेगा। नेक्स्ट, अब ये वाला भी बच्चों क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है ना। एनालॉजी का जे का पोजिशनल वैल्यू 10 होता है और जी का पोजिशनल वैल्यू 7 होता है, और हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे 49 होता है। तो इसको क्या लिख दिया? 100/49 ऐसे लिख दिया है। तो ऐसे ही हम यहां पर करेंगे, टी आपका 20, बी आपका 2, फिर मैं कहूंगा 20 का स्क्वायर कितना हो गया तो आप कहेंगे 400, तो फिर आप कहेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया तो मैं कहूंगा 4, और 400 डिवाइडेड बाय 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब बच्चों देखो, आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाने थे वो तो करवा दिया। जो हमारा पहला एपिसोड था उसके अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, यानी एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना था। साथ ही साथ बच्चों इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊं उससे पहले आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना है कि कंटेंट कैसा लगा। आपके कमेंट यदि अच्छे आते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, और ऐसे करके धीरे धीरे मैं एसएससी 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके शानदार जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो सभी आप लोगों को क्या है करवाता रहूंगा। तो बच्चों कमेंट जरूर करके बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी, और साथ ही साथ जिन क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछूंगा उनके आंसर भी कमेंट करके बताने हैं। और जाते जाते इस क्वेश्चन को भी समझकर जाएं बच्चों, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको होमवर्क के रूप में दिया था उसके एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में कर रहा हूं। यहां पर क्या कहा गया है कि 7 बॉक्स है वो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, और जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है ना उसको बॉक्स नंबर 1 कहा गया है, उसके नीचे आएगा सेकंड बॉक्स, उसके नीचे आएगा फिर आपका थर्ड बॉक्स, उसके नीचे आएगा फिर आपका फोर्थ बॉक्स, फिर उसके नीचे आएगा फिफ्थ बॉक्स, फिर उसके नीचे आएगा सिक्स्थ बॉक्स, फिर आएगा आपका 7th बॉक्स। फिर साथ ही साथ आपको यह भी कहा गया है बच्चों कि उस बॉक्स के अंदर ना अलग अलग फ्रूट हैं, जैसे एक में आपका एप्पल्स हैं, A फॉर एप्पल्स, और एक में है O फॉर ऑरेंजेस, और एक बॉक्स के अंदर है C फॉर चेरीज, एक बॉक्स के अंदर है B फॉर बनानास, एक बॉक्स के अंदर है M फॉर मेलन्स, एक बॉक्स के अंदर है K फॉर कीवीज, और एक बॉक्स के अंदर है मैंगोज। अब M 2 बार आ गया तो मैंगो को मैं डिनोट कर देता हूं किससे? MG से। क्लियर है? हर बॉक्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट है, यानी हर बॉक्स के अंदर जो है ना फ्रूट है ना उनकी जो संख्या है ना वो अलग अलग है। किसी बॉक्स के अंदर तो 10 फ्रूट है, तो किसी के अंदर 20 फ्रूट है, तो किसी के अंदर 30 फ्रूट है, किसी के अंदर आपके 40 फ्रूट है, तो किसी के अंदर 50 है, तो किसी के अंदर 60 है, तो किसी के अंदर आपके 70 है। अब अगली बात क्या कही गई वो भी समझ लीजिएगा, देयर आर 20 ऑरेंजेस, यानी बॉक्स किस बॉक्स में, जिस बॉक्स में ऑरेंज है उसमें वो ऑरेंज कितने हैं? 20 हैं। ये बात तो कंफर्म होगी। अगला, द बॉक्स ऑफ बनाना इज 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स ऑफ मेलन। जो आपका यहां पर कहा गया है, जो मेलन का बॉक्स है ना उसके 2 बॉक्स ऊपर किसका बॉक्स है? बनाना का। मैंने कहा ये मेलन का बॉक्स है, मेलन से एक बॉक्स ऊपर ये आएगा और 2 बॉक्स ऊपर क्या आएगा? आपका बनाना आएगा। ठीक है ना, एक बॉक्स ऊपर तो आपका ये आ गया और दूसरे बॉक्स पर क्या आ गया? आपका बनाना आ गया। अब अगला पॉइंट, देयर आर 70 मेलन्स,
और मेलन्स कितने हैं आपके 70 हैं। फिर कहा देयर आर 20 and 60 फ्रूट्स इन द टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली। जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है उसमें 20 फ्रूट हैं और सबसे नीचे वाले बॉक्स में कितने फ्रूट हैं, 60 फ्रूट हैं। ये हमें क्या है, दे दिया है बच्चों, ये हमें दे दिया है। अब आपको पता था कि जो 20 फ्रूट्स है वो तो किसके वाले थे, ऑरेंज वाले, यानी यहां पर कौन सा आएगा, ऑरेंज बॉक्स आएगा। फिर क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, द बॉक्स ऑफ एप्पल्स इज जस्ट अबाउट द बॉक्स ऑफ बनाना। बनाना के जस्ट ऊपर किसका बॉक्स है, एप्पल का बॉक्स है, यानी ये चारों एक साथ आएंगे, ठीक है ना। फिर कहा द बॉक्स ऑफ कीवी इज जस्ट अबाउट द बॉक्स ऑफ मैंगो। मैंगो के बॉक्स से जस्ट ऊपर किसका बॉक्स है, कीवी का बॉक्स है। अब बच्चों एक बात को ध्यान से समझिएगा, यानी सीधा सा सिंपल है बच्चों, ये चारों एक साथ आएंगे और ये दोनों एक साथ आएंगे। ये बात क्लियर है बच्चों, ये दोनों एक साथ आएंगे और वो चारों। अब इन चारों में यदि आप ध्यान से देखो बच्चों, ऑरेंज यहां पर आ चुका है, कीवी मैंगो यहां पर है, एप्पल बनाना यहां पर है और यहां पर मेलन है। तो जो एक बॉक्स बचा ना वो चेरी का बचा, यानी कंफर्म है चेरी का जो बॉक्स होगा ना वो बनाना और मेलन के बीच में होगा, यानी ये चारों एक साथ आएंगे और ये दोनों एक साथ। अब मैं कहूंगा इन चारों को एक साथ, तो मैं मान लेता हूं मेलन का बॉक्स यहां पर आएगा, पर क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि मेलन के अंदर तो मेलन बॉक्स के अंदर कितने फ्रूट है, 70, यहां तो 60 है, तो मेलन का बॉक्स यहां नहीं आ सकता। तो मेलन का बॉक्स आप कहेंगे यहां नहीं आ सकता, क्लियर है। तो अब उसकी सीक्वेंस क्या बन सकती है, यानी यहां पर आपका मैंगो आएगा और मैंगो के जस्ट ऊपर आपका कीवी आएगा, फिर आएगा आपका मेलन, फिर आएगा आपका चेरी, फिर बनाना, फिर एप्पल। यही पॉसिबिलिटी बनती थी बच्चों, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगी। अब एक बात बताओ, हमें मेलन पता है वो कितने हैं आपके 70 है, ये वाली चीज हमें ऑलरेडी क्या है, पता है, क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, देयर आर 30 चेरीज इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर ना 30 चेरी हैं, तो यानी चेरी जो है ना वो आपकी कितनी है, 30 है, ठीक है। तो चेरी वाले बॉक्स के अंदर कितने हैं आपकी चेरी, 30 हैं, ये भी आपको पता लग गया। फिर कहा द बॉक्स कंटेनिंग 50 फ्रूट्स इज जस्ट अबाउट द बॉक्स कंटेनिंग 10 फ्रूट्स। जिस बॉक्स के अंदर 50 फ्रूट हैं वो 10 फ्रूट वाले के जस्ट ऊपर है, यानी ये दोनों एक साथ आएंगे, 50 और 10। तो 50 और 10 एक साथ केवल यहीं आ सकते हैं, तो बचा 40 वो आपका यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देयर आर डैश एप्पल्स। तो बॉक्स के अंदर एप्पल कितने हैं, तो हमें यहां से पता लग गया बॉक्स के अंदर जो एप्पल है ना वो आपके 50 हैं। तो जिस बच्चे का आंसर 50 था उसका राइट हमारा आंसर था। तो ये वो सॉल्यूशन था जो पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, और आज की क्लास का होमवर्क आपका ये है, अगली क्लास के अंदर आने से पहले आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जिस बच्चे ने यदि इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो वो बच्चा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। और साथ ही साथ बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी मुझे जरूर बताएं, और साथ ही साथ क्लास की इंफॉर्मेशन या और अदर चीजों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से टाइमली क्लास की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या है मिलती रहेगी। तो चलिएगा बच्चों, उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और आज का सेशन आपको पसंद आता है और साथ ही साथ आप अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, तो बच्चों विश्वास कीजिएगा मेरी भी मन से इच्छा होगी आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट मैं लेकर आऊं। तो चलिएगा बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।